चैनल गाइस अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। आपके लिए एक और नया एडवांस स्ट्रक्चर में लेके आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है बोर्ड पे, उसका हमारा तुम्हारा डैश 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 क्या होगा। जी हाँ, इन डैश डैश का क्या होगा। अगर यहाँ पे आपको पता नहीं चला कि और क्या आने वाला है तो आपका क्या होगा, इस स्ट्रक्चर का क्या होगा। अगर आप समय पे पढ़ाई नहीं किए और समय से पहले कोर्स नहीं खत्म किए तो फिर आपका क्या होगा। अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पाए तो फिर आपका तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि आपका क्या होगा, पर मैं इतना जानता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे बने रहे और बारीकियों को सीखते रहे तो आपका जरूर कुछ हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या है और कहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गाइस बहुत ही लंबा चौड़ा मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है आपके लिए, पर डोंट वरी गाइस, आपको पता है कि बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाना मेरा ये काम है। गाइस आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा इसका मतलब क्या होता है। तो उसका हमारा तुम्हारा क्या होगा। अक्सर आप बोलते हैं कि यार अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मेरा क्या होगा। पापा से मैंने पैसे छुपा के उसको दिए हैं उधार, अगर वो समय पे चुकता नहीं किया तो मेरा क्या होगा। पापा तो फिर ढूंढेंगे अगले महीने। तो गाइस जिस तरह का सेंटेंस जब आप बोलते हैं कि मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम लेकर भी बोल सकते हैं कि जैकब का क्या होगा, जूली का क्या होगा, जोनी का क्या होगा। तो इस तरह का सवाल जब आप करते हैं तो किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं, आइए देखते हैं। पहला मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, मैंने सोचा कि आपको दोनों चीज एक ही वीडियो में दे दूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट विल हैपन टू, और ओसी कोड भाषा है, ऑब्जेक्टिव केस। जी हाँ, मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट करके लिखा है, फिर तो यहाँ पे भी ओ बी जे लिखा है तो कुछ तो ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ओसी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस बोले तो जैसे मी, यू, देम, अस, हर, हिम, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, या तो फिर किसी का नाम आ सकता है। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ओब्लिक लिखा है, इसका मतलब यह है कि व्हाट विल हैपन टू ऑब्जेक्टिव केस या व्हाट विल बिकम ऑफ। जी हाँ, इससे बिकम ऑफ के भी बनाया जा सकता है, दोनों का कहने का सेंस एक ही है। हमारा तुम्हारा क्या होगा। जी हाँ, व्हाट विल हैपन टू ओके ऑब्जेक्टिव केस, व्हाट विल बिकम ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। तो शायद आपको कुछ समझ में बात आई होगी, बाकी बातें सेंटेंस में आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, सोचा है अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। सोचा है, ये इतना ही मैंने लिखा है, पर इसका बात कुछ और बड़ा है। क्या तुमने कभी सोचा है। तो यहाँ पे गाइस कभी मैंने छोड़ दिया है, कभी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। कभी सोचा है अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। जी हाँ, ऐसे सवाल आप करते हैं, या तो हस्बैंड वाइफ से, या वाइफ हस्बैंड से, या एक पिता अपने बेटे से, माँ बेटे से, या बेटा से माँ बोलती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। कौन है मेरा यहाँ पर। तो क्या कभी तुमने ऐसा सोचा है। तो यहाँ कभी सोचा है। आइए स्टार्ट करते हैं इस सेंटेंस को बनाना। कभी सोचा है का मतलब ये है गाइस कि क्या तुमने कभी सोचा है। इसके लिए हैव यू एवर का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, एवर पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, क्या तुमने कभी लाल किला देखा है, शायद आपको याद आ रहा होगा। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, अगर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम व्यूअर है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले जाकर पहले के सारे वीडियोस को जरूर एक बार एक्सप्लोर करिएगा, देखिएगा आपके लायक क्या क्या चीजें उसमें हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें उसमें मिल सकती हैं, आपके काम लायक चीजें। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादातर काम लायक चीजें ही आपको मैं पढ़ाऊं, जो आपके डेली रूटीन में, रोज की जिंदगी में आपको इस्तेमाल करना होता है। तो हैव यू एवर, एवर पे मैंने एक वीडियो बनाया है, कभी ये किया है, कभी वो किया, इस तरह का सेंस आता है। तो हैव यू एवर, और उसके बाद लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव यू एवर थॉट। और यहाँ पे एक सेंटेंस ये कंप्लीट हुआ। ये आपसे सवाल किया जा रहा है कि हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। अब जरा सा इस सेंटेंस में और बारीकियों को ढूंढेंगे। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, ये तो आपको पता है, मेरा क्या होगा यहाँ पे लिखा जा चुका है। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया, कंडीशनल सेंटेंस है ये। ठीक है गाइस, प्रेजेंट में आप बोल रहे हैं अगर तुम मुझे छोड़ देते हो। जरा ध्यान से सुनिएगा फिर से,
मैं इसलिए कहता हूं कि ध्यान से सुनना सीखिए। आप सिर्फ छाप लेने से, उतार लेने से, लिख लेने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप इन चीजों को समझते नहीं हैं। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया, क्या ये प्रेजेंट की बात है, या दिया पास्ट में चला गया है, या फिर फ्यूचर को दिखा रहा है? तो गाइस ये जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट में आप खड़ा होकर इस बात को बोल रहे हैं फ्यूचर के लिए। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया, या अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, या अगर तुम मुझे छोड़ देते हो। देखिए मैंने 3 तरीके से सेंटेंस को बताया है, आप जरूर इसको राइट डाउन करिएगा। मेरे आज स्पेस नहीं रहता है कि मैं तीनों चीजों को यहाँ पे लिख सकूं, और बहुत ज्यादा यहाँ पे गैदरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों को लिखकर बाकी चीजें ऑडिबल बताता हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो सोचो कि मेरा क्या होगा? अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा? 3 तरीके से मैंने सेंटेंस को बनाया है। उम्मीद है कि आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा। हिंदी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की कोशिश मत करिएगा। दिया, खाया, पिया, अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पास्ट की बातें दर्शा रहा है तो आप गलत हैं। सेंटेंस का मूड बताता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, प्रेजेंट की बात या फ्यूचर की बात। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया इन फ्यूचर अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? तो दोनों ही फ्यूचर की तरह इशारा कर रहे हैं। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसमें समझने लायक ये है गाइस कि दोनों जब फ्यूचर में है तो क्या दोनों सेंटेंस फ्यूचर में बनाएंगे कि मतलब विल शैल का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, यहाँ पे भी गलत साबित हो जाएंगे वो लोग जिन्हें ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है। दोनों फ्यूचर की तरह अगर होते हैं तो एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरे को बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। जी हाँ, सही सुना आपने, रिपीट मैं कर रहा हूं फिर से। एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरे को बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। सिंपल सी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आ गई बात तीसरी, इसमें लॉजिक पे ही लॉजिक आते जा रहा है, ठीक है। लॉजिक आफ्टर लॉजिक, ठीक है। तो अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो इसमें कौन प्रेजेंट में बनेगा, कौन फ्यूचर में बनेगा? तो तीसरी बात पॉइंट कर लीजिएगा आप, राइट डाउन करते रहेगा जरूर। मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ पर आप जरूर लिखिएगा। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया, ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जी हाँ, मेरा क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो बनेगा फ्यूचर में। इसका मतलब ये है कि जिस सेंटेंस के साथ कंडीशनल वर्ड, जी हाँ कंडीशनल वर्ड, इफ, अगर, जब तुम मुझे छोड़ दोगे, जब तक तुम नहीं छोड़ोगे, यदि तुम मुझे छोड़ देते हो, मतलब कि जो भी ये कंडीशन को रखने वाले वर्ड है, शब्द इंग्लिश में या हिंदी में, उनके साथ जो सेंटेंस जुड़ा रहेगा वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर दोनों फ्यूचर की बात कर रहे हो तब। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी तीनों पॉइंट, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक अगर तुमने मुझे छोड़ दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, मेरा क्या होगा बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आइए, बहुत सारी बातें हमने सीख ली यहाँ पे, एक ही सेंटेंस में 3-4 चीजें हम लोग सीखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको ट्रांसलेट करना। इफ यू लीव मी, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया, इसका मतलब अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो। अगर ये मैं लिख देता अगर तुम मुझे छोड़ देते हो, तो उम्मीद है कि आप में से बहुत लोग कहते कि वो छोड़ देते हो, बस करो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पकड़ लिए। लेकिन गाइस ऐसे नहीं होता है कि हर जगह आपको ताहे मिलेगा तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है लोगों को, पर मेरे क्लास में ऐसा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको रोक के रखा हूँ, पोस्टपोन कर रहा हूँ, ताकि मैं कुछ बहुत ही ज्यादा मजेदार चीजें आपको लेकर आऊंगा। लेकिन थोड़ा वक्त मुझे चाहिए, फिलहाल में आप इन चीजों को सीखते रहिए। इफ यू लीव मी, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो, छोड़ दिए, छोड़ दोगे, तो मेरा क्या होगा? अब तो के लिए यहाँ पर हम कोई इंग्लिश लिखने वाले नहीं है, यहाँ पे हम कोमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू लीव मी, इफ यू लीव मी। अब आपके पास आ गया मेन यहाँ पे जिसके बारे में सीख रहे हैं। तो मेरा क्या होगा, उसका, हमारा, तुम्हारा, मेरा क्या होगा। आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है हैपन टू, तो हैपन टू का इस्तेमाल करिए। बिकम ऑफ अच्छा लग रहा है तो बिकम ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ आर राइट एंड बोथ आर करेक्ट, ओके गाइस। बोथ गिव द सेम मीनिंग, सेम कॉन्सेप्ट, ओके। व्हाट विल, यहां से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं।
व्हाट विल इस पे बनाना चाहते हैं या उस पे, जो मर्जी आपको और बना सकते हैं। मैं इस पे बनाना चाहूंगा, व्हाट विल हैपन टू मी, व्हाट विल हैपन टू मी, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। ओके गाइस, सेंटेंस आपका तैयार है बनकर। पहले को मैंने बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मेरा क्या होगा बन गया है फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर आपको लॉजिक और जानना है तो आपको मेरे चैनल बने रहना पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने सेंटेंसेस बता रखे हैं, इसी पर शायद 2-4 सेंटेंसेस होंगे, मुझे याद नहीं अच्छे से। आप जरा देख सकते हैं वीडियो के चैनल में जाकर, वहां पे आपको जरूर मिल सकता है। ठीक है, इफ यू लीव मी व्हाट विल हैपन टू मी, या बोल सकते हैं इफ यू लीव मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। ओके गाइस, तो ये हमारा पहला सेंटेंस था। तो दूसरे सेंटेंस पे अब आते हैं गाइस हम लोग। जरा इस सेंटेंस को भी देखिए, अगर उसने समय पर पैसे नहीं दिया तो मेरे परिवार का क्या होगा। जी हाँ, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं ये बात अपने दोस्त से कह रहा हूँ कि यार हर बार कंपनी लेट कर रही है, पैसे पेमेंट नहीं कर रही है टाइम पर। अगर उसने समय पर इस बार पैसे नहीं दिया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ऑलरेडी बहुत सारे कर्ज हो चुके हैं मेरे ऊपर, फिर कैसे चलेगा परिवार। ये बात मैं निराश होकर अपने दोस्त से कह रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर उसने समय पर पैसे नहीं दिया तो मेरे परिवार का क्या होगा। जी हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं। सेम वही पैटर्न है, बस यहाँ पर कभी सोचा है मैंने ऐड नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये कंडीशन और उसका रिजल्ट रख दिया है। तो वही फिर बात होगी, पहला बनेगा प्रेजेंट, पहले दूसरे से मतलब नहीं है। यहाँ पर ये पहला है, मैं चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे परिवार का क्या होगा अगर उसने समय पर पैसे नहीं दिए। समझ में आया आपको। सेंटेंस इधर से उधर हो सकता है पर सेंस नहीं होगा इधर से उधर, और ना ही आपका कॉन्सेप्ट इधर से उधर होगा। जिसके साथ कंडीशनल वर्ड लगा होगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो उस कंडीशन का रिजल्ट देने वाला होगा वो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। इतनी सी बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगर उसने समय पर पैसे नहीं दिया, नहीं दिए। ठीक है, इफ ही, अब गाइस जरा एक बार यहाँ पे देखना होगा, नहीं दिया, नहीं मतलब निगेटिव आ गया, और ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इतना कंफर्म है। पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव में क्या लगता है, डू डज नॉट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगाएंगे, इफ ही डज नॉट, इफ ही डज नॉट पे। अब आप थोड़ा सा चौंके होंगे कि दिया के लिए तो गिव हो सकता था, हाँ हो सकता है, गिव भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं इसमें। पर गाइस यहाँ पैसे देने की बात कर रहे हैं और मैंने कंडीशन रखा है कि मान के चले मैं किसी के काम कर रहा हूँ और वो मुझे समय पर पैसे देना उसको चाहिए, वो नहीं दे रहा है, तब वहां पे पे का इस्तेमाल करेंगे। गिव भी आप कर सकते हैं, पर गिव कोई चीजों को ऐसे ही यूं ही दे देना। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक दोस्त आया और मैं बोला कि यार मेरे पास पेन नहीं है, पेन खत्म हो गया है, तो मैंने उसे एक पेन गिव कर दिया, मैंने दे दिया, फिर मैं वापस ले लूंगा। ठीक है, और उसने मुझे उसके लिए पैसे वैसे नहीं दिए थे, ना ही उसने मेरे लिए काम किया था, मैंने अभी दे दिया और फिर वापस भी ले सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। लेकिन अगर किसी के आप काम करते हैं तो आपको मजदूरी देता है, आपके काम का मेहनताना देता है, ना कि आपको कोई भीख देता है या उधार देता है। ठीक है, तो जब आप इस तरह से पैसे लेते हैं अपने काम के बदले तो आप उसके लिए पेमेंट बोलते हैं ना, कि मेरा पेमेंट नहीं आया, मेरी सैलरी नहीं आई है, इसका मतलब वो पे नहीं कर रहा है। ठीक है, इफ ही डज नॉट पे मनी, मनी की जगह तुम चाहो तो यहाँ पे सैलरी भी लगा सकते हो सेंस के अनुसार। फिर वही बात, सेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो तो सैलरी भी बोल सकते हैं, मनी भी बोल सकते हैं, पेमेंट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इफ ही डज नॉट पे सैलरी, अगर वो समय पर पैसे नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, वेतन, तनख्वाह जो भी आप कहिए, मैंने पैसे लिख दिया है। ठीक है, इफ ही डज नॉट पे मनी या सैलरी, कब नहीं दिया, ऑन टाइम। एक बार और मैंने शायद जिक्र किया था, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर अगर देखते हैं मेरी वीडियोस को, तो आपको शायद पता होगा ऑन टाइम और इन टाइम में डिफरेंस मैंने बताया था। ऑन टाइम मतलब बिल्कुल समय पर, अगर 30 तारीख को मेरी सैलरी मिलनी है तो 30 तारीख को अगर मिल जाता है, इसका मतलब सैलरी मेरी ऑन टाइम मिली है। अगर 30 तारीख को देना होता है पर कुछ लोग 2-4 दिन पहले अगर देते, एक दिन पहले देते हैं, तो वो होता है इन टाइम। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, ऑन टाइम बिल्कुल समय पर, इन टाइम समय से कुछ देर पहले या कुछ समय पहले। तो ऑन टाइम और इन टाइम आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा।
इफ ही डज नॉट पे मनी या सैलरी ऑन टाइम, अगर नहीं दिया तो क्या होगा, तो मेरे परिवार का क्या होगा। What will, अब इस पे बना दे रहा हूं मैं, What will become of my family? What will become of my family? एक बार फिर से देख लीजिए, if he does not pay salary on time, आप चाहे तो मी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपकी सैलरी है तो आप ही को देने की बात है, नहीं भी लिखेंगे मी, इफ ही डज नॉट पे मी सैलरी भी लिख सकते हैं, इफ ही डज नॉट पे सैलरी टू मी लिख सकते हैं। तो मी का कोई जिक्र करना जरूरी नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर वो कह रहा है कि अगर मुझे सैलरी नहीं दिया, समय पर पैसे नहीं दिया, मतलब आप काम किए तो सैलरी आप ही को मिलेगी, तो खुद के लिए ही बात करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे के बाद मी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी सेंस क्लियर है। ठीक है, इफ ही डज नॉट पे सैलरी ऑन टाइम व्हाट विल बिकम ऑफ माय फैमिली। बहुत ही उदास होकर ये बात कही जा रही है कि क्या होगा मेरे परिवार का अगर उसने समय पे पैसे नहीं दिए, सैलरी नहीं दिया। ओके गाइस, तो आज का स्ट्रक्चर मैंने कोशिश किया कि बहुत जोरदार आपको चीजें बताऊं। ठीक है, बहुत ही उम्दा तरीके से मैंने कोशिश किया है कि एक देखा आपने कि एक सेंटेंस में 3 तरीके से मैं हिंदी चेंज करके बताया हूं। कौन सा रिजल्ट होता है, कौन सा किसके कारण से रिजल्ट निकलता है, जो रीजन होता है, जो कंडीशनल होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या जो भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में ही बनेगा अगर दोनों फ्यूचर की तरह इशारा कर रहे हो सेंटेंस, यानी दोनों एक साथ फ्यूचर में होने की संभावना होगी, तो आप पहले को यानी कि कंडीशनल वर्ड के साथ जो जुड़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। वैसे भी रिजल्ट कब आता है गाइस, फ्यूचर में ही। अगर आज आप टेस्ट देते हैं तो रिजल्ट आपका फ्यूचर में कभी भी आएगा। तो कुछ लॉजिक होते हैं समझने के लिए, बच्चों को समझाने के 2-4 तरीके में रखता हूं ताकि कैसे भी समझ में आए, रट्टा वाला नहीं, समझे लॉजिक से। ठीक है, तो गाइस आपको स्ट्रक्चर ये कैसा लगा, काफी मैंने कोशिश किया इसमें समझाने के लिए, छोटी छोटी बारीकियों को भी समझाने की कोशिश की है। अगर आप समझे होंगे तो जरूर उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए गाइस, और देखते रहिए मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।